हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड्स की ओर से एक बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड्स, ये मिनी रत्न कंपनी है जो सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड्स की। ये आपको पोस्ट सिंगरौली कोलियरी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में आपको पोस्टिंग मिलेगा अगर आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं तो। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी 9 फरवरी 2026 को एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस में रिलीज़ कर दी गई है। बात करें इसके जो पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर जो ये टेबल नंबर ए है जिसमें आपका पोस्ट नेम और जो एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात की गई है। इसमें ये जो पोस्ट है वो सुपरवाइजरी पोस्ट है, ट्रेनिंग है ना। अब यहाँ पर जो पहला आपका पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ET&T, है ना। ये है आपका ग्रेड C का पोस्ट है। इसी प्रकार आपका असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं या इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा मेट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आप एग्ज़ाम पास किए हों रिकॉग्नाइज बोर्ड से। साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा या हायर क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या आपका B.Tech या इससे हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो आपको मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउ है। इसी प्रकार जो आपका फोरमैन असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल्स के लिए मेट्रिकुलेशन और इसका इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम पास किया हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए या हायर क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किए हो किसी भी बोर्ड से, साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए या हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप एलिजिबल हो, या आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन का, फॉर्म सबमिशन का, वो है 5 मार्च 2026 को। इसी को ये आपका क्रूशियल डेट होने वाला है। किसी भी जैसे कि आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं या भी कोई सा भी आप फॉर्म इसका जो फिल करेंगे उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका क्रूशियल डेट, जो आपका फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है ना, ये आपका क्रूशियल डेट होने वाला है। ये सुपरवाइजरी पोजीशंस है। टेबल नंबर D में आपका ये एक्सप्लेन किया गया है इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सा आपको एप्लीकेबल है या हायर क्वालिफिकेशन कौन सा आपका लागू होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको टेबल नंबर D में है, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बात करें डिग्री या पोस्ट के जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है आपका, वो अगर पार्ट टाइम है या डिस्टेंस लर्निंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं पोजीशंस और वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर पोजीशन देख लेते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था कि असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग, इसका जो टोटल पोस्ट है आपको 14 पोस्ट देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग बैकलॉग। जो आपका असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए इसमें एक्सकेवेशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M है ना, तो इसमें आपका 87 एक्सकेवेशन है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपका 21 वैकेंसी, टोटल आपका 108 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और थर्ड आपका जो रहेगा असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, जो कि आपका एक्सकेवेशन में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये भी E&M है, तो इसमें 74 वैकेंसीज है। यानी कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 148 वैकेंसी, मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 108 वैकेंसी और ET&T वालों के लिए 14 वैकेंसीज हैं। ऐसा टोटल आपका 270 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसके जो कैटेगरीज हैं, जैसे आप PWD कैटेगरीज के से बिलोंग करते हैं तो इनका जो असिस्टेंट फॉरमैन फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग है और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग है, इनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं। कैटेगरी में अगर आप जो भी डिसेबिलिटी है उनमें सुटेबल पोस्ट ये सारी दिए गए हैं। इनका एब्रीविएशन नीचे दिया गया है, मैं आपको शो करा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे
क्लारिफिकेशन ऑफ जो रिलेवेंट, यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ना टेबल नंबर डी, तो ये टेबल डी है इसी के बारे में। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए, तो इसमें हायर क्वालिफिकेशन कौन कौन से अलाउ है और कौन कौन से अलाउ नहीं है। असिस्टेंट फॉरमैन और ETNT है ना, और इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का। और ये अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं, इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये सारे, अगर इनमें से किसी भी वैकेंसी, किसी भी तरह का BE BTech या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी प्रकार सेकंड है आपका जो फॉरमैन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल, सॉरी, यहाँ पर आप सभी के लिए जो है डिप्लोमा चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर इनमें से आपका किसी भी में BE BTech या हायर क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी प्रकार यहाँ असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल्स के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मिनिमम, और अगर BE BTech है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, यानी कि EE में या फिर EEE में आपका BE BTech है तो आप एलिजिबल हैं। अगर इनमें से अगर आप कोई सा भी ब्रांच से BE BTech किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका ट्रेनिंग पीरियड, और स्केल पे आपका होने वाला है यहाँ पर जो असिस्टेंट फॉरमैन ETNT, इसके लिए मिनिमम आपको मंथली ग्रेड पे 47,330 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। ETNT ब्रांच वालों को इनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर के लिए। और असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, इनके लिए भी सेम मंथली सैलरी रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। और एक्सकेवेशन के लिए और E&M के लिए, चाहे आप मैकेनिकल फॉरमैन हो या फिर इलेक्ट्रिकल फॉरमैन हो, आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशंस के बारे में जान लेते हैं। रिजर्वेशन ST/SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को मिलेगा जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। एक्स सर्विस EWS PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन भी एप्लीकेबल रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया है या फिर उसमें जो भी अमेंडमेंट होते हैं टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं EWS ST/SC OBC नॉन क्रीमी लेयर का, तो सेंट्रल लिस्ट में सबसे पहले बात तो ये आने चाहिए, और उनका जो एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ST/SC OBC या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं तो आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिलैक्सेशन में एज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में यानी उसी को बोल रहे हैं कट ऑफ मार्क्स के लिए, अगर आप इसमें हैं तो ट्रीट किए जाएंगे आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एप्लीकेशन फीस एग्जाम्प्ट रहेगा SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी पर्सन अपॉइंटमेंट के टाइम जो बेसिक रिजर्वेशन है OBC नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल लिस्ट में आ रहे होंगे तभी उन्हें OBC नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रूशियल डेट तक। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो रही सारी क्वालिफिकेशंस और आपका जो OBC ST/SC जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी इधर दी गई है और अपर एज लिमिट दिया गया है क्रूशियल डेट पर। तो UR वालों को तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ST/SC को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट हो UR कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट हो OBC
नॉन क्रीमी लेयर की लिस्ट में तो आप 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, एसटीएससी, तो आप 15 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी ऐसे ही इसमें 3 साल का जो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एसटीएससी कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं पे करना होगा, और जो अनरिजर्व और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 1180 रुपये पे करने होंगे। 1000 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, और 180 रुपया आपका जीएसटी। तो ऐसा करके 1180 रुपये आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम्स में कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं या फिर वहाँ पर गिल्टी पाए जाते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, आपका जो ये एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स में आपका जो सेपरेट रहेगा हर एक ईच पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका ईटीएनटी के लिए, और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर मैकेनिकल्स के लिए अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें आपको 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज और डिसिप्लिन से रिलेटेड, जैसे आप ईटीएनटी के हो तो आपको ईटीएनटी के क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें जो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के बेसिस पे रहेगा, और जो सेक्शन बी है वह उसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का। ये भी एमसीक्यू रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क्स के लिए, और आपका जो ईच क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको तो 1 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर टिक कर रहे हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो इंडक्टिव सिलेबस है आपको एनेक्चर ए में देखने को मिलेगा। इसके लिए हम एक डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे। टेस्ट का जो सिटीज़ है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना वहाँ पर। और इन्होंने एक चीज़ भी क्लियर किया हुआ है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से, कि इनके पास राइट है कोई भी सिटी है उसको चेंज करने की, ऑप्शन को चेंज करने की, या फिर इनके पास राइट है कि उस सिटीज़ को डिलीट करने का। तो किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के, वहाँ पर एप्लीकेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे लोग अपना सिटी जो है चेंज कर सकते हैं, इनके पास राइट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो है मेरिट के बेसिस पे वो होंगे, सेलेक्ट होंगे, और जो सिक्योर करेंगे। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है सभी पोजीशंस के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेंगे। यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 मार्क्स लाने होंगे। एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे। इन केस अगर टाई हो जाता है, यानी कि इक्वल्स आ जाते हैं, किसी भी 2 या 3 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो उस केस में टाई हो जाता है, तो उस केस में आपको जो कैंडिडेट्स हैं उसके हायर स्कोर को चेक किया जाएगा। सेक्शन ए के, जिनके सेक्शन ए में सब ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उनको मेरिट में नाम मिलेगा, यानी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और उसी प्रकार अगर उनका मेरिट में भी अगर सेम नंबर मैच कर रहा है तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे चेक करेंगे, जिनका
ओल्डर डेट ऑफ ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर ये भी टाई हो रहा है तो इस केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो उनका नेम है ना, उसके बेसिस पे आपको अपीयर किया जाएगा। तो ये रहा टाई वाला केसेस। और आगे बढ़ते हैं हम जिस नीचे, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है टेबल ए का, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका रिकॉग्नाइज AICTE या UGC के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए, जो कि आपका प्रिस्क्राइब किया गया है टेबल ए में। मैंने पहले भी बताया ऊपर। आगे यहाँ पर और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है एक्शन वाला, ये देख सकते हैं, इसका एब्रिविएशन नीचे दिया गया है। और क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है इसमें, हाँ, आपका जो हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ये आपका www.nclcil.in ये आपका वेबसाइट होने वाला है। यहाँ पर आप कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, दैट इज असिस्टेंट फोरमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ETNT। यहाँ पर इसको क्लिक करना है एंड देन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए जो STSC कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट, उनके तो कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को। लेकिन जो इनके अलावा यानी कि जनरल या फिर OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं, उनको 1,000 रुपये और एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस और 180 रुपये GST के साथ पे करके आपको टोटल 1,180 रुपये पे करने होंगे। तो ये रहा। अच्छा, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। सबसे पहले तो स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन में, ये JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे हम, जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो PDF फॉर्मेट, JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास। अब डॉक्यूमेंट देख लो कौन कौन से लगने वाले हैं। आपका मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट या उसका मार्कशीट। अगर आप असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो स्कैन कॉपी है डिप्लोमा का या फिर रिलेवेंट जो हायर क्वालिफिकेशन है, उसको आप स्कैन करके फिल करेंगे। इसी प्रकार अगर असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कॉपी आप स्कैन करेंगे, डिप्लोमा का या फिर हायर क्वालिफिकेशन है उसका। इस प्रकार जो ETNT है, उसके लिए स्कैन कॉपी आपको लगेगा डिप्लोमा का या फिर हायर क्वालिफिकेशन है उसका। कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहे हैं अगर OBC नॉन क्रीमिलियर से या ST/SC PWD से, तो उनको सेल्फ असिस्टेड कॉपी वैलिड सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स अगर बिलोंग कर रहे हैं EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो उनको भी जो सेल्फ असिस्टेड कॉपी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट के साथ अपलोड करना पड़ेगा। इफ़ मोर देन वन एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड, अगर एक से अधिक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल में। और नॉन अटैचमेंट या रिक्वायर्ड जो भी फाइल्स है, अगर उसको आप उस डॉक्यूमेंट्स को आप अगर अटैच नहीं कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट्स नाइदर नीड टू, अगर जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको कोई हार्ड कॉपी इनके ऑफलाइन सेंटर पर या फिर ऑफिस में आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं आप, जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वह है 11 फरवरी 2026 से, और इसका फॉर्म का क्लोजिंग डेट है या सबमिशन का जो डेट है, इसी को क्रूशियल डेट बोलते हैं, तो ये है आपका 5 मार्च 2026 रात 11:59 तक। टेंटेटिव डेट ऑफ जो डाउनलोडिंग, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभी यहाँ पर कोई डेट नहीं दिया गया है, इंटीमेट करेंगे लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी प्रकार जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसका
टेस्ट का डेट भी इन लोग इंटीमेट करेंगे, साथ ही जो जब रिजल्ट क्लियर होगा उसका भी डेट इन लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बता देंगे। फ्रेंड्स, ये रहा आपका चीज़ें। अब सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैं अभी ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स में हम बात करेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पर एनेक्चर ए में डिटेल्स दिए गए हैं। जो टेक्निकल पोर्शन है आपका सेक्शन ए, 1 से 70 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेसिस पे देखने को मिलेंगे। नीचे इस तरह से आपका दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट दिया है, नेम ऑफ द पोस्ट। असिस्टेंट फॉरमैन के लिए जो सिलेबस रहने वाला है कुछ इस प्रकार है। नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और एंटीनियस, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, वॉइस कम्युनिकेशन। ये सारे आपके ईटीएनटी के लिए रहने वाले हैं। और जो सिलेबस है मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ दोस्तों। और ये नेम ऑफ पोस्ट जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं उनके लिए पोस्ट ये रहने वाला है, आप पढ़ लीजिएगा। मैकेनिक्स का है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग का, ये सारे आपका सिलेबस रहने वाला है। मैं इसको धीरे धीरे इसको अप कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। असिस्टेंट फॉरमैन फॉर इलेक्ट्रिकल्स, इनके लिए इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो एलिमेंट्री नॉलेज है और जो आपका 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ना टेक्निकल्स के लिए, उसमें इनका थोड़ा सा सिलेबस देख रहा था मैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है जो इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है टेक्निकल का। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद आपका एसी जनरेशन, डीसी जनरेटर्स और आपका बैटरीज, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी सर्किट्स, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल, इल्यूमिनेशन, जनरेशंस। आगे देखें इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर, ये सारे चीज़ है आपका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, वायरिंग, सर्किट डायग्राम, एपरेटस और एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, सिंपल कैलकुलेशन और प्रोटेक्शन डिवाइसेस, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में आपका वायरिंग, सर्किट डायग्राम, पंप इंस्टॉलेशंस, इसका ऑपरेटर्स और पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, और आपका सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ओवरहेड लाइंस में आपका ये सारी चीज़ें दिया गया है, देख सकते हैं। केबल्स पढ़ना पड़ेगा, सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम्स में ये सारे चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑपरेशनल नॉलेज फॉर फॉलोइंग, ये है सेफ्टी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं। सेक्शन बी आपका जो रहेगा सभी ब्रांचेस के लिए, उसमें ये सेम रहेगा। जो नॉन टेक्निकल है जिसमें आपको जनरल नॉलेज है ना, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। ये आपका प्रोफार्मा है, अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो ये वाला प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस आपको जमा करना, परफॉर्मेंस जमा करना पड़ेगा जब भी आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो देख सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड, और ये आपका ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ये उनका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो ये देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, और फॉर्म भरने के टाइम पर भी आपको वो स्कैन करके डालना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इस तरह से आपका
ये दिया गया है। इसके बाद आपका आ जाता है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मेट है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हैं टेलीग्राम से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर गए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इस तरह से आप सर्टिफिकेट बनाएंगे अगर डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग। एंड देन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेशन एग्जामिनिंग, अगर कोई अपने लिए एग्जामिने रखना चाह रहा है तो उसका फिजिकल लिमिटेशंस के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसको आप प्रिंट करा के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे सिग्नेचर करा के आप इसको अपलोड कर लेंगे। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ऑन स्क्राइब, जो भी स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्मेट होने वाला है, वो लोग भी इसको बनवा लीजिएगा। और जिनको टीए लेना है, क्लेम करना है टीए, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तभी आपको टीए मिलेगा। तो ये वाला फॉर्म भर के आप ट्रेन या बस का टीए है वो क्लेम कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पर, इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसको जमा कर दीजिएगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे अगर आप टीए क्लेम कर रहे हैं तो। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ है वो एंड हो रहा है। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अब बहुत ही इजी वे में बताई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके के लिए बना दूंगा। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के जो नोटिफिकेशंस या अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।